पॉइंट की जब बात करें तो निरक्षीय स्थिति पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो कितनी होगी, हम ये फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हमने एक डायग्राम बनाया कि वही एक सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल लिया, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज के बीच की डिस्टेंस 2a है। तो ये क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। इस इलेक्ट्रिक डायपोल के मीडियम पॉइंट को हमने ओ दिया और यहाँ से लंबवत एक परपेंडिकुलर लाइन खींची जिसके ऊपर हमने एक पॉइंट P डिनोट किया, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, या इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र इसके कारण, इस डायपोल के कारण, इस द्विध्रुव के कारण कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें कि यहाँ माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज से इस P पॉइंट की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है। तो सबसे पहले हम इन दोनों समकोण त्रिभुजों AOP और BOP से हम इनका जब हाइपोटेनस या कर्ण निकालें तो कितना आएगा, हम देख पा रहे हैं कि ये डिस्टेंस यहाँ की 2a टोटल डिस्टेंस है, तो ये कितनी होगी a, ये डिस्टेंस कितनी होगी a और ये डिस्टेंस भी कितनी होगी a। इसका मतलब है ये a है, ये r है, तो इनका हाइपोटेनस जो है वो दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो देखिएगा कितना कितना आएगा, ये दोनों का आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और ये भी कितना आएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। इसके बाद में हम बात करते हैं कि प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कितना होगा। तो मैं बात करूँ प्लस क्यू चार्ज की, तो हम देख पाते हैं कि किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र वो बाहर की ओर या दूर की ओर होता है। इसका मतलब P बिंदु पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा कहाँ होगी, आगे की तरफ होगी या इधर होगी, P दिशा में होगी। हम कहेंगे ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, BP डायरेक्शन में। ओके, इसके बाद में हम बात करें कि AP मतलब इस माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा वो किधर होगा और कितना होगा। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा माइनस क्यू चार्ज के कारण वो अंदर की तरफ होगा, खुद की तरफ होगा, विद्युत बलरेखाएं अंदर की तरफ आती हैं, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू हो गया इधर। अब इनकी वैल्यू कितनी कितनी आएगी, ऐसे ये वैल्यू हमने पीछे वाले पॉइंट में फाइंड आउट की, यहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का सूत्र होता है E = kq/r²। तो देखिएगा प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र जो है वो होगा E1 वेक्टर = 1/4πε0 q चार्ज अपॉन r² प्लस a² का स्क्वायर आएगा। देखिएगा यहाँ पे r², तो r की वैल्यू हमारे पास दोनों में कितनी अंडर रूट है, तो अंडर रूट वाली वैल्यू का जब हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ r² प्लस a² का जो अंडर रूट है वो क्या हो गया, यहाँ से हट गया, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है फॉर्मूले में r² आता है। तो हमारे पास में ये बन गया E1 की वैल्यू आ गई। और BP दिशा के अनुदिश क्या होगा हमारे पास में, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, इसके बाद देखिएगा माइनस क्यू चार्ज के कारण या बिंदु A पर स्थित माइनस क्यू चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र का मान कितना आएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अनुदिश होगा, PA के अनुदिश हो कितना होगा, देखिएगा 1/4πε0 q/r² प्लस a²। यहाँ भी स्क्वायर नहीं आया है क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट से क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है, और हमारे पास ओनली इतना ही आया है। सिर्फ यहाँ इन दोनों समीकरणों के अंदर देखें, दोनों इक्वेशंस में देखें तो यहाँ कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ सिर्फ डिफरेंस है तो किनका है, ऑल डायरेक्शंस का है। यहाँ इनके जो एम्पलीट्यूड जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। E1 का परिमाण और E2 का परिमाण जो वो आएगा 1/4πε0 q/r² प्लस a²। तो अब यहाँ में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करने के लिए हमें इन विद्युत क्षेत्र सदिशों के हमें घटक लेने पड़ेंगे। हमें क्या लेने पड़ेंगे, घटक लेने पड़ेंगे। देखिएगा किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं कि इनके कारण टोटली इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, कितना आएगा। देखो मान लीजिएगा कि यहाँ ये जो लाइन्स हैं इनके द्वारा यहाँ बनाया गया एंगल जो है वो थीटा है। यहाँ यदि ये थीटा एंगल है तो मैं यहाँ बिंदु P से इस AB के अनुदिश को रेखा खींचो इधर, ये AB के क्या है, अनुदिश है। ओके, तो यहाँ यदि एंगल थीटा है तो यहाँ यदि एंगल थीटा है तो यहाँ भी एंगल कितना आएगा, थीटा। यदि यहाँ एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा, थीटा। ये हम दो पैरेलल लाइंस को एक तिरछी लाइन से या एक क्रॉस करते हुए लाइंस के बारे में यहाँ एंगल्स की बात करें तो यहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन से एंगल बराबर होते हैं। तो यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा।
यदि देखो ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा होगा, तो इस ये एंगल थीटा है तो ये थीटा होगा, और यहाँ वाला एंगल भी थीटा होगा, तो ये भी कितना होगा, थीटा। अब देखो E1 जो है वो थीटा के साथ में एंगल बना रहा है, तो E1 के दो घटक हो जाएंगे हमारे पास में, एक E1 cos थीटा और एक E1 है sin थीटा। E1 cos थीटा जो है वो कहाँ होगा, E1 cos थीटा जिसके साथ में एंगल थीटा बना रखा है उधर तो होगा cos थीटा का घटक, और जिधर ये sin नहीं बना रखा है थीटा वो होगा E1 sin थीटा। ऐसा इसके साथ में देखो E2 है वो इसके साथ में कितना एंगल बना रखा है, थीटा, तो इस डायरेक्शन में ही कौन आएगा, E2 cos थीटा, E2 cos थीटा, और नीचे की तरफ कौन आएगा, E2 sin थीटा। हमने इस E2 और इस E1 के क्या कर दिए, कंपोनेंट ले लिए, हमने घटक ले लिए, घटक रूप में विभाजित कर दिया, तो हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड मिला E1 cos थीटा, E1 sin थीटा, E2 cos थीटा और E2 sin थीटा। ओके, अब देखिएगा यहाँ हम देख क्या पा रहे हैं कि E1 और E2 का जो परिमाण है वो आपस में क्या है, बराबर है। तो देखिएगा E1 और E2 का परिमाण बराबर है, sin थीटा आपस में बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो ये लंबवत घटक है इन्हें कहते हैं लंबवत घटक, और ये होते हैं क्षैतिज घटक। तो ये लंबवत जो घटक हैं वो आपस में बराबर हैं और विपरीत दिशाओं में होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लंबवत घटक है वो कार्यरत यहाँ पे नहीं होता है। ओनली टू कंपोनेंट्स जो वो भी कौन से क्षैतिज घटक जो हैं वही काम में आएंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड दर्शाने के लिए। तो मैं ये कहूँ कि ई निरक्षीय जो टोटली होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, देखिएगा दोनों की दिशाएं इधर होंगी, कितने कितने होंगे, E1 cos थीटा और दूसरा भी कितना आएगा, E2 cos थीटा। इनकी मैं डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन कौन सी होगी, आप आसानी से बता सकते हैं कि -q + q चार्ज, तो इधर किसकी डायरेक्शन होती है, p सदिश की डायरेक्शन, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन होती है, और ये किसकी डायरेक्शन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत डायरेक्शन है। इसलिए हम यहाँ एक कम सदिश लगा सकते हैं माइनस का ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड निरक्षीय स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के क्या आएगा, विपरीत दिशा में आएगा। तो अब हमारे पास में देखिएगा E1 और E2 का परिमाण, तो ये परिमाण ही दिए हुए हैं, तो चाहे मैं E1 लिखूं चाहे मैं E2 लिखूं कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2E1 cos थीटा - p कैप डायरेक्शन, कोई बात नहीं। ई निरक्षीय, अब यहाँ मैं E1 की वैल्यू रखूं cos थीटा की वैल्यू रखूं, तो देखिएगा E1 की वैल्यू मेरे पास में है, परंतु cos थीटा की वैल्यू यहाँ से ज्ञात करनी पड़ेगी। तो मैं लिखूंगा क्योंकि cos थीटा cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो थीटा तो कर्ण तो ये रहा और ये आधार रहा, तो आधार की वैल्यू कितनी है a और कर्ण की वैल्यू कितनी है √r² + a²। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, आधार बटे कर्ण = आधार तो हो गया a और कर्ण की वैल्यू कितनी होगी r² + a² की पावर 1/2, मतलब √ हो गया। √ को हम कैसा लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं। ओके, अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर इसको मैं दे दूँ 4, तो इक्वेशन नंबर 4 में E1 की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, E निरक्षीय = आता है 2, E1 की वैल्यू जो है वो है 1/4πε0 q/r² + a²। ओके, इसके बाद देखिएगा cos थीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो ये कितना आएगा, a/r² + a² की पावर 1/2 और माइनस का p कैप डायरेक्शंस। ओके, इसके बाद में देखिएगा इसको हम थोड़ा सा सोल्व करते हैं दोबारा और आगे, तो देखो 2qa, या मैं इसको ऐसा लिख दूं q × 2e अपॉन 4πε0 r² + a², ऐसा लिखो इसको 1/4πε0 q × 2a और r² + a² की पावर 3/2। देखिएगा ये पावर कितनी 1, ये पावर कितनी 1/2, और दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2। तो हमारे पास में ई निरक्षीय की वैल्यू आई 1/4πε0 q × 2a अपॉन r² + a² की पावर 3/2। अब देखिएगा आगे, यदि मैं इसको आगे हल करूं, अब इस हमारे पास में इस फॉर्मूले का तो कुछ
इस हमारा जो डायग्राम है इसको आप अच्छे से समझ लेना, इसका तो कोई अब कुछ महत्व नहीं रहा है। मैं आगे इसको मिटा के बताता हूँ आगे। देखिएगा हमारे पास में इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो देखिएगा ई निरक्षीय इज इक्वल टू Q इंटू टू ए। वापिस वही बात आ गई, Q इंटू टू ए को हम क्या कर सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, तो हम लिख सकते हैं P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर A स्क्वायर की पावर 3/2 ये आएगा। अब देखो हम जब वही वापस क्या कहेंगे, और किधर डायरेक्शन कौन सी है, माइनस का P क्या डायरेक्शन है। अब देखो हम कहेंगे वही बात कि यदि R बड़ा है A से, इसलिए R स्क्वायर बहुत बड़ा होगा A स्क्वायर से, तो A स्क्वायर को हम लगभग क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। तो जब हम यहाँ इसकी वैल्यू 0 पुट करें तो हमारे पास में कितनी वैल्यू आएगी, देखिएगा E सदिश इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, A स्क्वायर 0 कर दिया तो R स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएगी, 3/2, R स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा R की पावर 3। तो देखिएगा हम यहाँ लिखेंगे R की पावर 3, कुछ भी नहीं बचा, और माइनस P कैप क्या रहेगी, डायरेक्शन। इसके बाद में देखिएगा आगे इसको हम वापस वही कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K कह देंगे, तो KP अपॉन R क्यूब, KP अपॉन R क्यूब माइनस का P कैप। ये लास्ट फॉर्मूला आ गया हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का, किस बिंदु पर, बिंदु P पर, निरक्षीय पोजीशन पर, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की जो वैल्यू है E निरक्षीय वो आएगी KP अपॉन R क्यूब। हमने देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में है, जबकि हमने अक्षीय स्थिति पर जब विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया तो हमने देखा कि विद्युत क्षेत्र जो आया था वो कितना आया था, पहली बात तो विद्युत क्षेत्र आया था E अक्षीय कितना आया था, 2kp अपॉन R क्यूब, और किस डायरेक्शन में, P कैप डायरेक्शन में, मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में आता है, और कितना आता है, निरक्षीय स्थिति का 2 गुना आता है। देखो यहाँ परिमाण में देखें तो kp अपॉन R क्यूब, और कितना गुना में है, 2, तो यहाँ कितना है, kp अपॉन R क्यूब। तो हम ये कह सकते हैं कि परिमाण में E निरक्षीय जो है वो E अक्षीय जो है, E अक्षीय 2 गुना E निरक्षीय, मतलब निरक्षीय स्थिति पर जो विद्युत क्षेत्र है, निरक्षीय क्षेत्र स्थिति पर जो विद्युत क्षेत्र का मान है r दूरी पर, वो वैल्यू जो है उसका दुगुना मान कहाँ होता है, उसी दूरी पर अक्षीय स्थिति पर हमें प्राप्त होता है। मतलब निरक्षीय स्थिति का दुगुना मान, डायरेक्शन भी अलग अलग होती है, अक्षीय स्थिति के ऊपर डायरेक्शन जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है, और निरक्षीय स्थिति पर इसका मान क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीजें थी। इसके बाद में हमारा लास्ट पॉइंट बचा, हम उसकी बात करते हैं। हाँ देखो आगे हमारे पास में टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ये हमारा इस चैप्टर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है। देखिएगा एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण किस प्रकार से कार्य करता है। देखो मान लीजिएगा ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है एक समान, ये कोई एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड E यहाँ पे लगा हुआ है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, E। इसके अंदर कोई डायपोल जो है, इसके अंदर कोई डायपोल है, वो थीटा एंगल बनाए हुए हैं। कितना एंगल बनाए हुए हैं, थीटा एंगल बनाए हुए इसके अंदर उपस्थित है। ओके, तो हम क्या देखेंगे कि प्लस जो चार्ज है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में एक फोर्स कार्य करता है, कूलॉम फोर्स कहें, F बराबर Q इंटू ई। ये कार्य करेगा इधर, F बराबर Q इंटू ई। ओके, इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड किधर कार्य करेगा, यहाँ कार्य करेगा, परंतु उसकी डायरेक्शंस क्या होगी, विपरीत होगी, और उस बल का मान आएगा F सदिश इज इक्वल टू माइनस का Q वेक्टर। E की विपरीत दिशा में नेगेटिव चार्ज जो होता है उसके ऊपर सदैव बल की दिशा किधर होती है, विपरीत दिशा में होती है। तो देखिएगा यहाँ जो
इस बिंदु ए की बात कर लूं मैं, यहाँ बिंदु बी की बात करूं, तो एफ जो ए बिंदु पर कार्यरत है वही कहाँ कार्यरत है, बी बिंदु पर कार्यरत है। मतलब परिमाण में आपस में क्या है, बलों का मान परिमाण में आपस में बराबर है। या मैं ये कहूँ कि एफ नेट कितना है, 0। एफ नेट कितना है, 0। माइनस का क्यू ई प्लस का क्यू ई कितना हो गया, 0। टोटली इस द्विध्रुव पर कितना बल कार्य कर रहा है, 0। इसका मतलब है कि ये जो हमारा द्विध्रुव है, ये हमारा डाइपोल है, वो स्थानांतरित गति नहीं करेगा। यदि किसी भी डायरेक्शन में परिणामी बल कार्य करता तो वह जरूर न जरूर कौन सी गति करता, स्थानांतरित गति करता। यहाँ कोई स्थानांतरित गति नहीं होगी। तो फिर स्थानांतरित गति नहीं होगी तो फिर क्या होगा, तो देखिएगा यहाँ QE और ये QE दोनों विपरीत दिशाओं में कार्य कर रहे हैं। ये सरेखे भी नहीं है, सरेखे का मतलब एक लाइन के ऊपर दोनों विपरीत दिशाओं में कार्य नहीं कर रहे हैं। हाँ, विपरीत दिशाओं में हैं, पर इनकी रेखाएं क्या हैं, अलग अलग है। इस रेखा के अनुदिश ये कार्य कर रहा है और इस रेखा के अनुदिश ये कार्य कर रहा है। ऐसे दो बलों के युग्म को हम क्या कहते हैं, बल युग्म कहते हैं। और बल युग्म सदैव क्या कार्य करता है, इस द्विध्रुव को घुमाने का कार्य करेगा। इसको क्या काम करने का कार्य करेगा, घुमाने का कार्य करेगा। ये इसको जब घुमाएगा तो ये कहाँ तक घुमाएगा, तो हम जानते हैं कि ये प्रयत्न करेगा कि प्लस क्यू ई जो बल है इसके कारण प्लस क्यू चार्ज ई की डायरेक्शन में हो जाए और माइनस क्यू चार्ज भी ई की विपरीत डायरेक्शन में आ जाए। मतलब साम्य अवस्था में लाने का क्या करेंगे, प्रयत्न करेंगे। ये यहाँ थीटा एंगल जो है इसको यहाँ तक 0 डिग्री तक लाने का प्रयास है करेंगे। द्विध्रुव को थीटा डिग्री से लेकर 0 डिग्री तक ये इसको रोटेट करने का कार्य करेंगे और साम्य अवस्था में लाने का प्रयास करेगा। ये कौन प्रयास करेगा, ये बल युग्म प्रयास है करेगा। तो इसे बोलते हैं बल आघूर्ण, इसे बोलते हैं बल आघूर्ण। द्विध्रुव को थीटा एंगल घुमाने के लिए, साम्य अवस्था में लाने के लिए जो बल लगेगा टोटली उसको हम बल आघूर्ण करते हैं, या ये कह सकते हैं आघूर्ण कराने के लिए, घुमाने के लिए जितने बल की आवश्यकता होगी वो बल आघूर्ण कहलाता है। और बल आघूर्ण आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, टाउ बल आघूर्ण क्या होता है, लंबवत, जो मतलब दोनों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों जो क्रिया रेखाएं हैं उनके बीच की लंबवत दूरी, और बल का क्या आता है, परिमाण आता है। ओके, तो देखिएगा लंबवत दूरी ज्ञात कैसे करेंगे। सबसे पहले ये देखिएगा, हमें पता है कि ये डायपोल जो हैं वो आपके 2a डिस्टेंस पे हैं। दोनों डायपोल जो हैं वो कितने डिस्टेंस पे, दोनों चार्ज जो हैं डायपोल में वो कितने डिस्टेंस पे हैं, 2a डिस्टेंस पे हैं। ओके, और हमारे पास में हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, क्योंकि टो का फॉर्मूला होता है क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी गुणा बल का परिमाण, ठीक है। तो हमारे पास में कितना आएगा, देखिएगा यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करें। हाँ, यहाँ से हम किसकी वैल्यू ज्ञात करें, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे करण। तो यहाँ लंब की वैल्यू कितनी है, यहाँ लंब की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ लंब हमारे पास में कौन सा होगा, ये होगा। तो इसका मतलब लंब हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ L की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। कर्ण की वैल्यू कितनी है, तो कर्ण कितना है, 2a है, तो हमने यहाँ 2a रख दिया। तो यहाँ से हमने देखा कि लंब की वैल्यू आई 2a sin थीटा, 2a sin थीटा। ओके, तो यहाँ हम रख देते हैं 2a sin थीटा इनटू बल का परिमाण। तो बल का परिमाण कितना आएगा, तो बल का परिमाण आएगा Q इंटू E। अब देखो यहाँ से 2a इंटू क्यू, 2a इंटू क्यू E sin थीटा। तो 2a इंटू क्या होता है, हम जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण होता है P। तो यहाँ हम टाउ के बराबर क्या लिखेंगे, P E sin थीटा। तो एक फॉर्मूला तो टाउ का हो गया बल आघूर्ण का, P E sin थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2a। द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू P बराबर Q इंटू 2a। अब देखिएगा यहाँ पे P और E क्या है, द्विध्रुव की दिशा माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज। तो द्विध्रुव दिशा किधर होगी, माइनस से प्लस की ओर होगी। तो ये P की डायरेक्शन है, ये किसकी डायरेक्शन है, P की। और हमारे पास में E
इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारे पास में क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई और पी के बीच में कितना एंगल है, तो ई तो इधर है और पी इधर है, दोनों के बीच में कितना एंगल है, थीटा। यहाँ थीटा देखो, ये किसकी दिशा, ई की दिशा, ये किसकी दिशा, पी की दिशा, दोनों के बीच में एंगल कितना, थीटा। तो हम क्या कह सकते हैं कि टाउ बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, मतलब यह पी और ई का कैसा गुणनफल है, सदिश गुणनफल है। इसका मतलब टाउ कैसी राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, बल आघूर्ण कैसी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। तो हम ये कह सकते हैं कि टाउ की दिशा किधर होगी। अब आपको पूछ लिया जाए कि जब बल युग्म जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उस पे जो भी बल आघूर्ण कार्य करेगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो हम कहेंगे दक्षिणावर्ती पेंच नियम के अनुसार, दक्षिणावर्ती पेंच नियम के अनुसार, दक्षिणावर्ती पेंच नियम के अनुसार, दक्षिणावर्ती पेंच नियम के अनुसार हम जानते हैं कि जब भी कोई दो सदिश का अदिश गुणनफल होता है और यदि वो किसी थीटा एंगल पे हैं तो उनके तल के लंबवत जो है वो उनके गुणनफल की दिशा होती है। तो देखिएगा P और E कहाँ है, E की डायरेक्शन इधर है, P की डायरेक्शन इधर है, तो इनका तल हो गया, ये बोर्ड पे इनका तल हो गया और इस तल के लंबवत किसकी दिशा होती है, टाउ की दिशा होती है। तो हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यदि मान लीजिएगा E की डायरेक्शन ये है, P की डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच में थीटा एंगल है, तो इसके लंबवत डायरेक्शन किसके रहेगी, टाउ की, मतलब बोर्ड की लंबवत। ये कहलाता है दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, कि जब हम जैसे ही दक्षिणावर्ती पेंच ये कहता है कि जिस दिशा में इसको हम दक्षिणावर्ती हम घुमा रहे हैं, मतलब P को E की तरफ घुमा रहे हैं ऐसे, तो इसकी दिशा जो हमारा अंगूठा है उसकी तरफ रहेगी, या मैं कहूँ पेंच जिस तरफ खुलेगा उस तरफ क्या रहेगी, पेंच की दिशा, वो आपके इस सदिश की दिशा रहेगी या इनके गुणनफल की दिशा रहेगी। ये कहलाता दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। इस प्रकार से हमारे पास आया कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने इसमें रखा था उसको घुमाने के लिए बल आघूर्ण कितना चाहिए, P क्रॉस E चाहिए। इसकी तीन कंडीशन है, हम कितने एंगल पे इसको घुमाएं तो हमें बल आघूर्ण की कितनी आवश्यकता रहेगी, इसके बाद में और कर लेता हूँ। देखिएगा हमारे पास फॉर्मूला आया टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा, यह परिमाण इतना आया। अब मैं बात करूं पहली कंडीशन की कि जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जब थीटा कितना हो 0, तो आप जानते हो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी 0। कोई कार्य नहीं करना, हमें कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा, sin 0 की वैल्यू 0, टाउ बराबर 0। जब थीटा कितना है 0, मतलब यदि थीटा 0 है, पहले से थीटा कितना है 0, तो हमें कोई बल आघूर्ण की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमें घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो पहले से क्या है, स्थायी साम्य अवस्था में है। तो ये कंडीशन कौन सी अवस्था कहलाती है, स्थायी साम्य अवस्था, स्थायी साम्य अवस्था की कंडीशन कहलाती है। क्योंकि जब थीटा 0 है इसका मतलब हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले से किस प्रकार व्यवस्थित है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ है, माइनस क्यू चार्ज ये है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ कितना है 0। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में कितना एंगल बना रहा है 0। ओके, सेकंड, जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180, थीटा 180 डिग्री का मतलब ये हो गया कि विपरीत है, प्लस क्यू इधर है, माइनस क्यू इधर है, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, तो ये थीटा कितना हो गया 180 डिग्री, कितना हो गया 180। ऐसा हो गया, हम इसको पकड़ के ऐसा कर दे सीधा, तो यहाँ से थीटा घूमता हुआ इधर से आता हुआ कितना हो जाएगा 180 डिग्री। आई बात समझ में। तो यहाँ बल आघूर्ण कितना होगा, तो 180 में जब करूंगा तो साइन 180 कितना आएगा, साइन 90 प्लस 90 कोस 90, और कोस 90 का मान कितना होता है 0। इसका मतलब टाउ का मान तो 0 रहेगा, बल आघूर्ण तो कुछ नहीं लगेगा इसके ऊपर उस कंडीशन के अंदर, परंतु ये अस्थायी साम्य अवस्था कहलाती है, अस्थायी साम्य अवस्था, ये कहलाती है अस्थायी साम्य अवस्था। क्योंकि स्थायी तो ये भी नहीं है, क्योंकि अब की बार प्लस क्यू चार्ज इधर है, माइनस क्यू चार्ज इधर है, जबकि इनकी प्रवृत्ति क्या है, प्लस क्यू चार्ज इधर आना चाह रहा है, माइनस क्यू चार्ज इधर आना चाह रहा है, परंतु ये साम्य अवस्था में क्यों है, अस्थायी साम्य अवस्था में, क्योंकि प्लस क्यू पे
फोर्स इधर लग रहा है क्यू ई और माइनस क्यू इस पे फोर्स इधर लग रहा है, टोटली बल कितना हो रहा है 0, जबकि इसको कहते हैं हम अस्थायी साम्य अवस्था। तीसरी और लास्ट कंडीशन जो हमारी है वो है जब एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब एंगल थीटा का मान 90 डिग्री है, मतलब हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल इस प्रकार से है, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसने कितना एंगल बनाए हुए हैं 90। इस कंडीशन में हम बात करें तो टाउ की वैल्यू आएगी पीई, टाउ की वैल्यू कितनी आएगी पीई, मतलब मैक्सिमम। साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो टाउ का वैल्यू कितना आएगा मैक्सिमम। हमें सबसे अधिकतम बल आघूर्ण की आवश्यकता कब पड़ेगी, जब कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 90 डिग्री एंगल पे रखा हुआ है। तो हमारे पास ये हुई 3 कंडीशंस। तो ये टाउ बल आघूर्ण कितना आवश्यकता होगी, कितने बल की आवश्यकता होगी हमें इस इलेक्ट्रिक डायपोल को घुमाने के लिए या इसको साम्य अवस्था में लाने के लिए, तो वो हमें कौन बताएगा, टाउ। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे और इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो आज कंप्लीट हो चुका है थ्योरेटिकली, और हम अगले जो क्लास है या अगले जो हमारे लेक्चर होंगे वो न्यूमेरिकल्स पर होंगे और फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा। 10 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड किया था, हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, तो 8 इसके पार्ट हो चुके हैं और 2 पार्ट और होंगे जिसके अंदर हम ओनली न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, थैंक यू।